Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Bhandari. I welcome you all to the part number 3 of the chapter first, which is called as Introduction to Company Law. So I think हम पहले दो पार्ट्स में काफ़ी सारी बात कर चुके हैं और आप ये वाला जो पार्ट है ये आई थिंक मेजॉरिटी द पार्ट ये वाला जो हम बात करेंगे विल बी डिवोटेड टू दी केस लॉज जिसके बारे में हम बात करनी स्टार्ट करेंगे आज से। सो आई थिंक पहले के दो पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे और जैसे जैसे मैंने आपको समझाया था सेक्शन टू सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज के बारे में एक्सेट्रा वो चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होंगी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी जो दोबारा मैं एक बार करना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था कि सारे सेक्शंस आपको नहीं करने हैं, सेक्शंस के बारे में मैं आपको बताता जाऊँगा और लास्ट क्लास में मैं आपको टेक्निक भी समझा चुका हूँ, उसके बारे में एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि कैसे आपने अपने लिए कुछ सेक्शंस जो हैं वो अलग रखने हैं और उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आई होप कि आप वो बात मान चुके हैं और उसी तौर पे अब हम आगे बढ़ते हैं। और आज जहाँ से हमें बात स्टार्ट करनी है वो ये है, यहाँ पे लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी आर डिस्कस्ड बिलो। अब देखिए इसके पहले कंपनी क्या है ये बात अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो चुकी है। समझ चुके हैं कि 1956 वाला जो एक स्टेज थी उससे अब हम आगे आ चुके हैं और 2013 वाली बात जो है वो हम अब स्टार्ट कर चुके हैं। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी के बारे में हमने थोड़ा सा समझा अभी, अब हम डिटेल में जाएंगे और एक एक पॉइंट या एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स आर द फीचर्स जिनसे जुड़ के वो कंपनी बनी है। इनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक या एसेंशियल जो है जरूरी चीजें के बारे में जो हम बात करेंगे, अगर वो नहीं होगा तो वो कंपनी नहीं मानी जा सकती। सबसे पहला जो उस बात के अंदर लिखा गया दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अब देखिए बहुत बार आपने देखा होगा जब हमारे पास थोड़ा समय होता है, जैसे स्कूल्स वगैरह के समय जब समर वेकेशंस होती हैं या अदरवाइज भी, क्योंकि सीएस के जब पेपर्स होते हैं अब आने वाले दिनों में फाउंडेशन और सीएस ईईटी का थोड़ा अलग है, बट जनरली थोड़ा सा एक दो महीने का गैप ऑलमोस्ट होता ही है जब आपका पेपर होता है और जब आपके रिजल्ट्स आते हैं, अभी तो ऐसा ही है। अब है क्या कि उस थॉट प्रोसेस में सवाल उठता है कि मैं क्या करूं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं पर्सनालिटी या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है बेसिकली वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि पर्सनालिटी पर्सनालिटी मतलब अपने आप को इम्प्रोवाइज करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, है ना। द वे वी लुक, द वे वी टॉक, यानी जैसे हम दिखते हैं जैसे हम बात करते हैं उसके अंदर डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं जो हम कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब मैंने आपसे पहले भी बात कही थी इस बारे में। कॉर्पोरेट और पर्सनालिटी देखिए, क्योंकि लॉ है तो हर वर्ड का अपना मतलब है यहाँ पे। कॉर्पोरेट मतलब हो गया कंपनी, पर्सनालिटी हो गई उसकी पहचान। हमने इससे पहले भी बात करी थी लास्ट क्लास में खत्म करते करते टॉपिक्स को कि भाई कंपनी अपने आप में तो ऐसा, अगर आप ये कहें कि वो नेचुरल पर्सन है तो ये गलत है, जरूर वो एक पर्सन की कैटेगरी में है, बट यहाँ पे पर्सन की जो डेफिनेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, अब जैसे मेरे पास मान लो कोई एक मोबाइल फोन है तो वो आर्टिफिशियल है ना, या कोई और चीज है वो सब आर्टिफिशियल है। ये पेन इज एन आर्टिफिशियल थिंग, मैं जहाँ पे रख दूंगा वहीं पे रहेगा, जब मैं इसको या कोई और नेचुरल पर्सन इसको कहीं से कहीं लेके जाएगा तो ये वहां चला जाएगा। तो सेम गोज विद द कंपनी की कंपनी जरूर एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसको चलाने के लिए किसी नेचुरल इंसान की जरूरत पड़ती है और उसी के बारे में बात करी गई है। आइए अब देखते हैं। तो देखिए company incorporated under the act is vested with a corporate personality, so it's bear its own name. Act under the name may has a seal of its own and its assets are separated and distinct from those of its members. It is different person from the members who compose it. एक बार पढ़ रहा हूँ फिर मैं समझाऊंगा। Therefore, it is capable of owning property, incurring debts, borrowing money, having a bank account, employing people, entering into contracts, suing and be sued in the same manner as an individual. तो देखिए बेसिकली सिर्फ अगर मोटा मोटा कुछ फर्क है हमारे बीच में और कंपनी में, क्योंकि नाम हमारा भी है, पर्सनालिटी हमारी भी है, और ऐसे ही नाम कंपनी का भी है, पर्सनालिटी उसकी भी है, बस फर्क इतना है कि वो आर्टिफिशियल है। वो अपनी मर्जी एक्चुअली जाहिर नहीं कर सकती कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे हम बहुत बार डिसाइड करते हैं कि यार चलो नींद आ रही है मैं सो जाता हूँ, या चलो मुझे यार अभी लेक्चर्स पढ़ने हैं, सर ने बताया मुझे ये कर लेना चाहिए, सो आई थिंक वी डिसाइड, वी हैव एन इंटेलेक्ट। बट कंपनी में ऐसी कोई चीज नहीं होती, जो कंपनी है उसका अपना नाम है,
उस नाम के अंदर वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उस नाम के अंदर वो दूसरों पे केस फाइल कर सकती है, इवन उस नाम पे दूसरे लोग केस फाइल कर सकते हैं। तो आई थिंक सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि कंपनी जो है वो एक नेचुरल इंसान नहीं है। दूसरी चीज ये हो गई यहाँ पे कि जैसे कंपनी को कुछ पैसा लेना है, बैंक से लोन लेना है, तो डायरेक्टर्स कंपनी के यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह साइन कर सकते हैं, बट कंपनी क्या करती है, खुद एक तरीके से अपने नाम पे लोन लेती है। तो देखो, अगर जैसे हम अपने नाम पे लोन लेते हैं, बैंक हमसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाता है, ऐसे ही कंपनी को भी करना पड़ता है। सो ऑल इन ऑल बेसिकली अगर मैं ये कह दूं तो गलत नहीं है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके अलावा जो एक नॉर्मल टेंडेंसीज के तौर पे इंडिविजुअल कर सकता है, वो सारा काम कंपनी भी कर सकती है, जैसे कि केस फाइल करना, बैंक से लोन लेना, या प्रॉपर्टीज खरीदना, लोगों को एम्प्लॉय करना। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे कोई भी कंपनी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, कोई भी और कंपनी छोटी या बड़ी, जब किसी की जॉब लगती है तब क्या होता है, यही तो कहते हैं कि फलाना कंपनी में जॉब लगी है। तो आइडेंटिटी ये नहीं कहते कि उस कंपनी में वो डायरेक्टर है, और ऐसे कुछ नहीं कहते, कहते हैं कि फलाना कंपनी में मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल गई है, या मुझे जॉब जो थी मैं उसमें सेलेक्ट हो गया हूँ। तो कंपनी के नाम लेते हैं, तो कंपनी की अपनी एक पहचान है बेसिकली। उसके बाद अब यहाँ पे केस स्टडीज के बारे में बात करनी शुरू करेंगे। सॉलमन वर्सेस सॉलमन की केस स्टडी ना कि इम्पोर्टेंट है सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, बट इन जनरल भी जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो सेपरेट आइडेंटिटी है, कंपनी की एक अलग पहचान, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर मैं बड़ी इजी लैंग्वेज में इसको यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा सा भी आपको लिखने की जरूरत है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लिखें। तो यहाँ पे लिखा है, इन दिस केस Solomon had for some years carrying on a prosperous business as leather merchants and boot manufacturer. He formed a limited company comprising of himself, his wife, his daughter, and 4 sons as the shareholder, all of whom subscribed to one share each, so that the actual cash paid as capital was £7, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जैसे बाहर की कंट्रीज हैं, वहाँ पे डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, यूरोज हैं, अलग अलग करेंसीज चलती हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया का केस नहीं है, बाहर का केस है, तो उस तौर पे बताया जा रहा है। और ये पिक्चर भी वहीं से उसी तौर पे इंस्पायर्ड होके ली गई है। यहाँ पे जो आपके सामने आप देख रहे हैं कि एक बंदा था जिसका नाम सलमान था, और पहले उसने क्या किया कि अपना बिजनेस इंडिविजुअल तौर पे चलाया। जब इंडिविजुअल तौर पे चलाया तो बिजनेस जो था वो ग्रो करने लग गया, लोगों को सामान जो था वो अच्छा लगने लग गया। और सैलमन बेसिकली जो बिजनेस करता था वो बूट्स को मैन्युफैक्चर करना, लेदर के बूट्स वगैरह बनाना, इस तरीके का काम था। अब जब बिजनेस आगे बढ़ने लगा तो एक तरीके से उसने अपने घर वालों को भी एंगेज कर लिया, स्पेशली सन्स को, जो कहा जाता है बेसिकली। अब हुआ क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देखो ये बात लिखी नहीं है बट मैंने इसको डिटेल में पढ़ा, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सन्स जब काम कर रहे थे, जो बेटे थे, 4 बेटे थे, एक डॉटर थी, और खुद 2 लोग थे, हस्बैंड एंड वाइफ। तो ऑल टुगेदर 7 लोगों की ये फैमिली थी। अब जो सन्स थे उनका ये कहना था कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में अब क्योंकि बिजनेस बढ़ गया है, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं इस बिजनेस की हिस्सेदारी सन्स को भी मिले, यानी वो भी चाहते हैं वो भी इस बिजनेस में और ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो ये डिसाइड किया गया, ठीक है, कि एक कंपनी बनाई जाएगी और उसमें ये काम किया जाएगा लार्जर स्केल पे, बड़े स्केल पे। तो ऐसा ही हुआ, कंपनी बना दी गई। और हुआ क्या उसके बाद, अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर पढ़ा के फिर चीजें मैं लिख के भी आपको समझाऊंगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि वो एक इंडिविजुअल था, बिजनेस अच्छा चलने लगा तो इंसान देखता है। अब जैसे मैं ही आपको बताऊं, मैं सेल्समैन तो नहीं हूँ, बट मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जैसे सीएस प्रोफेशनल एक सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, वो धीरे धीरे 2 हुए, करते 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 आज सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। तो वही है कि कहीं ना कहीं जब आपको लगता है कि ग्रो है, और उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव में आ गया हूँ, तो ऐसे ही सेल्मन को भी लगा कि भाई बिजनेस बढ़ चुका है और अब कंपनी बेस्ट स्ट्रक्चर है, तो उसने कंपनी बना ली। और उसमें बताया जा रहा है कि शेयर्स जो थे वो अपने फैमिली मेंबर्स को इशू कर दिए। फैमिली मेंबर्स का मतलब है डॉटर को, वाइफ को, बच्चों को, यानी सन्स को वो इशू कर दिए। कंपनी जब बनी तो कुछ समय तक तो वो ठीक ठाक चलती रही, बट सडनली कुछ मार्केट क्राइसिस हुए, कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से जो बिजनेस था वो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ गया। अब जब बंद होने की बात हुई तो सैलमन ने एक तरीके से, मैं यूं कहूं कि कुछ पैसे बिजनेस में लगाए, सैलमन ने अपनी तरफ से कुछ पैसे बिजनेस में लगाए।
कि ठीक है मैं इतना अपनी आउट ऑफ पॉकेट से कुछ पैसे बिजनेस में देता हूँ, मतलब कंपनी को सैलमन ने पैसे दिए क्योंकि कंपनी उस समय डिफिकल्ट टाइम्स में थी, उसके पास पैसा नहीं था, और ऐसे और लोगों से भी पैसे लिए गए। जब सैलमन ने कंपनी को पैसे दिए तो जो कंपनी थी, जो नई कंपनी बनाई थी, उस कंपनी ने सैलमन को डिबेंचर्स इशू कर दिए। आप समझते हैं डिबेंचर्स शेयर्स के बीच में फर्क होता है। तो डिबेंचर्स आर लाइक, आपने अकाउंट में पढ़ा है, दे आर सिक्योर्ड लोन्स, है ना। जो डिबेंचर्स जिनको मिलते हैं दे आर कॉल्ड एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ऐसा ही हुआ, सैलमन ने पैसे दिए बट वो थोड़ा चालाक था, समझता था बात को, तो उसने क्या किया, कंपनी को कह दिया मैं पैसे आपको दे रहा हूँ बट कंपनी मुझे डिबेंचर्स दे इसके बदले। तो कंपनी ने डिबेंचर सैलमन को इशू कर दिया, और भी लोगों से पैसे लिए गए बट किसी और को डिबेंचर्स नहीं दिए गए। यानी दो तरीके के क्रेडिटर्स हो गए कंपनी के लिए, एक हो गए सैलमन जैसे जो कि सिक्योर्ड थे, और एक हो गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और आप जानते हैं कि जब कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले जिन लोगों के पैसे दिए जाते हैं वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। आई एम श्योर आपको ये बात पता भी होगी कि अगर डिबेंचर होल्डर्स के आपने पैसे नहीं दिए तो वो क्या करेंगे, वो कंपनी के एसेट्स को बेच सकते हैं, जबकि शेयर होल्डर्स कुछ नहीं कर सकते। तो सैलमन ने पैसे दे दिए और लोगों से भी पैसे लिए। सैलमन को जो पैसे सैलमन ने कंपनी में लगाए थे उसके बदले कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिए। बट देखो बहुत बार कोई चीज़ नहीं होनी होती तो शायद वो नहीं होती, तो कोशिश ज़रूर करी गई थी कि भाई, उम्मीद करी गई थी कि अब नए पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं तो कंपनी बेटर हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मतलब थोड़े समय के लिए तो कंपनी ठीक ठाक चली जब सैलमन ने और लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, बट बाद में फिर से उसकी वही पोजीशन हो गई। अब कंपनी को बंद करने की नौबत आई तो भाई सैलमन ने बोला कि मैं डिबेंचर होल्डर हूँ, मुझे मेरे पैसे दो, जो मैंने लगाए हैं मुझे पैसे दो। तो जो बाकी थे, मैं अभी लिख के भी समझाऊंगा, पहले सुनो। जो बाकी लोग थे तो क्या था, एक सैलमन जैसे लोग था जो कि सिक्योर क्रेडिटर थे और कुछ लोग अनसिक्योर क्रेडिटर्स थे। तो जो बाकी लोग थे, जब सैलमन ने बोला मुझे मेरे पैसे दो क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, तो बाकी लोगों ने बोला भाई सैलमन को पैसे नहीं मिलने चाहिए, बिकॉज सैलमन तो क्या है कि कंपनी भी सैलमन ने ही बनाई थी, क्योंकि पहले बिजनेस इंडिविजुअल तौर पे करता था, बाद में सैलमन ने कंपनी बना दी। तो एक तरीके से सैलमन में और ये जो कंपनी है सॉलमन हैन कंपनी लिमिटेड, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो सैलमन को पैसे नहीं मिलने चाहिए क्योंकि सैलमन ने ही एक तरीके से ये सब किया है, और उसको पैसे नहीं मिलने चाहिए, हम लोग को पैसे मिलने चाहिए। तो ये मैटर जो था वो कोर्ट में पहुंच गया। तो कोर्ट ने समझाया कि भाई देखो, दो अलग अलग बातें हैं यहाँ पे, कि जो सैलमन के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सैलमन को पैसे नहीं मिलने चाहिए क्योंकि सैलमन और कंपनी में कोई फर्क नहीं है, सैलमन ही इस कंपनी का डायरेक्टर है, वो इस कंपनी का शेयर होल्डर भी है, उसने इसके अंदर डिबेंचर्स भी खरीदे हैं, ये ठीक है, ये सब बातें ठीक है, बट पैसे इसलिए सैलमन को मिलेंगे क्योंकि सैलमन एक अलग इंसान है और कंपनी एक अलग इंसान है। जरूर आपस में कोई रिलेशन हो सकता है कि वो डायरेक्टर है, वो मेंबर है, बट इन दी एंड जब कंपनी बन गई तब कंपनी को अलग तरीके से देखा जाएगा। जो ऊपर बात करके आए, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, सेपरेट आइडेंटिटी अलग देखा जाएगा और सैलमन को अलग देखा जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ कि यस, सैलमन को जो पैसे हैं, भले वो डिबेंचर होल्डर था और उसको जो भी कुछ था पता था या नहीं पता था, इसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा किसी केस लॉ से रिलेटेड जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, उसको डेफिनेटली पैसे मिलेंगे। भले वो इस कंपनी में डायरेक्टर भी था और मेंबर भी था, बट उन्हीं को पैसे प्रायोरिटी के तौर पे मिलेंगे क्योंकि सैलमन का और कंपनी का आपस में एक कनेक्शन आप नहीं मान सकते। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैलमन और कंपनी आपस में काफी इन्वॉल्व थे। यानी सैलमन जो था उस कंपनी में डायरेक्टर भी था, सैलमन शेयर होल्डर भी था, सैलमन डिबेंचर होल्डर्स भी था, सैलमन के फैमिली मेंबर्स भी उस कंपनी में इन्वॉल्व थे। बट इन द एंड ऑफ द डे, जैसे कि मैंने कहा, जो कंसेप्ट है वो इस बात पे फोकस करता है कि ये दो अलग अलग इंसान हैं। कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल और नेचुरल की बात नहीं हो रही है, बात कर रहे हैं सेपरेट। तो कंपनी एक अलग इंसान है, सैलमन एक अलग इंसान है। जिस दिन सैलमन ने एक कंपनी बना दी, उस दिन सैलमन की आइडेंटिटी अलग हो गई। सैलमन की आइडेंटिटी बस उसके नाम से जाने जाने लगी और कंपनी की आइडेंटिटी अपनी हो गई। ऊपर हमने क्या कहा था जब बात कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की करी थी, कि कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, कंपनी केस फाइल कर सकती है, कंपनी पे भी केस फाइल हो सकता है। ये तो किसी ने नहीं कहा कि भाई डायरेक्टर पे केस फाइल कर देंगे, क्या कहा, कंपनी पे करेंगे, क्योंकि कंपनी इतनी केपेबल है कि वो ये सब काम कर सकती है। तो उसी के बारे में फाइनल कंक्लूड करते हुए कहा कि दो अलग अलग बातें, कंपनी अलग है, सैलमन अलग है, इसलिए इस बात का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर सैलमन ने क्लेम किया तो सैलमन को पैसा दिया जाएगा, और सबसे पहले दिया जाएगा क्योंकि सैलमन जो है वो डिबेंचर होल्डर है। तो इसमें बेसिकली सैलमन जो था वो एक तरीके से आप कहते हैं कि स्मार्ट प्ले कर गया। उसने पहले से ही समझ लिया था कि अगर ऐसा कुछ होगा
तो आई थिंक वो बच जाएगा। तो इन दैट केस ये जो केस है बड़ा फेमस हुआ, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे डिसीजन आए। इसके नीचे एक और भी है, वो भी हम देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन आए ओवर द टाइम पीरियड जिन्होंने इसी बात को बार बार प्रूव किया कि भाई कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है और इंडिविजुअल जो उसमें डायरेक्टर्स है उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, दोनों को कंबाइन नहीं किया जा सकता। अब मैं यहाँ पे एक बार आपको केस समझा चुका, एक बार मैं ये पढ़ूंगा जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं, और उसके बाद एक वर्ड फाइल के तौर पे आपको लिख के भी समझाने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं। तो लिखा है कि Salmon for some years carried on the prosperous, मतलब एक अच्छा बिजनेस था, लेदर मर्चेंट एंड बूट मैन्युफैक्चर, जो आप इस इमेज में देख भी पा रहे हैं, बूट्स वगैरह है, स्टिचिंग चल रही है। He formed a limited company comprising of himself, wife, daughter और 4 sons थे, all of whom subscribed to 1 share each, और सभी ने एक एक तौर पे $1 या यूं कह दीजिए £1 के तौर पे इन्वेस्ट किया। Salmon sold the business which was perfectly solvent at that time to the company formed by him for euros 38,782। तो सैलमन ने जो अपना बिजनेस था जो वो इंडिविजुअल के तौर पे करता था, सैलमन ने वो बिजनेस किसको बेच दिया? सैलमन एंड कंपनी को। कितने में बेचा? 38,782 में। The company nominal capital was $40,000, 1 के shares थे। In part payment of the purchase money for the business sold to the company, debentures of the amount of 10,000 secured by floating charge on the company assets were issued to Solomon, who also applied for and received an allotment of 20,000। एक बार पढ़ रहा हूँ फिर समझाऊंगा। $20,001 fully paid shares। The remaining amount of 8,782 was paid to Salman in cash. Solomon was the managing director and 2 of his sons was the other directors। ये बेसिकली एक पिक्चर है, जो सन्स हैं उनके, सैलमन के 4 बेटे हैं, अगर आपको दिख पा रहा हो। सो 1 2 3 एंड थोड़ी सी शक्ल आ रही है 4 की भी। तो ये भी लोग इसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि जब कंपनी बनाई तो इसी ऑब्जेक्टिव से बनाई थी कि बड़े लेवल पे इसको लेके जाएंगे, तो ये सब भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। The company ran into difficulties and the debenture holders appointed a receiver and the company went into liquidation। तो कंपनी को difficult times जो मैंने ऊपर समझाया था कि हालात खराब हुए और कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई। The total assets of the company वो कितने थे? 6,050 थे। टोटल एसेट कंपनी के पास जो पैसा था वो इतना था, जबकि लायबिलिटी 10,000 रुपए की थी, जिसमें 8,000 बताया जा रहा है। लायबिलिटी वर 10,000 secured by debentures, 8,000 owing to the unsecured trade creditors who claimed the whole of the assets of 6050। तो बेसिकली जब कंपनी बंद करने की बात आई तो देखा गया कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो ये कहते हैं कि कंपनी के पास अगर एसेट्स हैं तो वो 6,050 के हैं, जो टोटल एसेट्स हैं सब चीज़ों को जो मिला लिया जाए तो इतने की हैं। और लायबिलिटी जो है वर लिखा है यहाँ पे, आप देख भी सकते हैं, हाईलाइट कर दिया। वर 10,000 secured by debentures, 8,000 owing to the unsecured trade creditors। तो बेसिकली लायबिलिटी कहीं ज्यादा थी, तो 6,050 के आप बोल रहे हैं यहाँ पे जो एसेट्स हैं वो थे, जबकि जो लायबिलिटीज है वो ऑलमोस्ट 18,000 रुपए की थी। 10,000 रुपए के जो डिबेंचर्स थे जो सैलमन को इशू किए थे वो, और 8,000 बेसिकली अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स से लिए थे वो। तो कंपनी को जो देना था वो देना था 18,000, और कंपनी के पास देने के लिए जो पैसे थे वो थे 6,050। अब यहाँ पे आगे क्या हुआ? तो लिखा है कि on that ground the company were made an agent for Salman and they were entitled to the payment of the debt in priority to the debentures। They further pledged that Salman as principal beneficiary was ultimately responsible for the debt incurred by his agent or trustee in his behalf। तो जब ये मैटर यहाँ तक पहुंचा, तो जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेनेशन के तौर पे कुछ देर पहले भी आपको समझाया था कि भाई जो ये लोग थे जिन्होंने बेसिकली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से जिन्होंने 8,000 लेने थे, उनका कहना था कि भाई डिबेंचर होल्डर्स तो, क्योंकि जो 18,000 का ये डेट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 18,000 कैसे बना? 10,000 इसमें किसके हैं? सैलमन के हैं, जो डिबेंचर्स कंपनी ने सैलमन को दिए हैं वो, और 8,000 जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के हैं। मतलब 8,000 जो है वो रुपए एक तरीके से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किए। जब कंपनी की हालत खराब हुई तो ये 8,000 अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स हैं, इनका कहना था कि सारा पैसा हमें दे दो, ये जो 6,050 है ये हमें दो, क्योंकि सैलमन को कुछ नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज सैलमन की तो कंपनी है, सैलमन तो पहले से ही बातें जानता था और उसने
ये जानते हुए भी ऐसा किया तो उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सैलमन ने ही कंपनी बनाई, वही इसमें डायरेक्टर भी है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी उसकी ही है, और खुद भी वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर भी वो है, तो सब कुछ तो वही है, वो तो उसको नहीं मिलना चाहिए कुछ, क्योंकि वो तो जानता था और उसने जानबूझ के ऐसे हालात सामने लेके आए और जिसकी वजह से ऐसी चीजें हुई। तो उनका कहना था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कि सैलमन को कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली सैलमन डिबेंचर होल्डर था तो उसको तो सबसे पहले पैसे मिलने चाहिए, और उनका कहना है कि नहीं, उसको पैसे मत दो, सारे पैसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कह रहे हैं हमें दे दो। तो यही बात जब कोर्ट में गई तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी काउंसिल को करके समझाया हुआ था, लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक्चुअली बाहर की कंट्रीज में इस तरीके से ही लिखते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब लॉर्ड्स मतलब भगवान, तो जो जजेस हैं उनको इसी तरीके का एक पोजीशन दी जाती है, बिकॉज वो, और एक्चुअली मेरे हिसाब से भी वो इससे कम नहीं है। अब देखिए जज की पेन से जो चीज लिख दी गई वो फाइनल ही है, अब आपको पसंद है नहीं पसंद है वो अलग मैटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पसंद है तो ठीक है, जाइए जिस भी कोर्ट में जाना है, और आप जानते हैं कितना मुश्किल है एक केस को जीतना या फैसले तक पहुंचाना, जाके अपील फाइल करिए, लड़ते रहिए सालों साल तक। तो यही कहा जाता है कि जो जज ने लिख दिया वो एक तरीके से भगवान का ही फैसला मानो, आप उसको बदल नहीं सकते। तो ये डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज में एक परसेप्शन है, सोच है, और वो यहाँ पे लिखी हुई है क्योंकि ये इंडिया के बाहर का केस है। तो जब ये मैटर कोर्ट पहुंचा तो क्या हुआ, कोर्ट ने समझाया, कहा कि द कंपनी इज डिफरेंट पर्सन टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, and though it may be that after incorporation the business is precisely the same, क्योंकि पहले भी बिजनेस जो सालमन का था वो किस चीज का था, लेदर का, बूट्स वगैरह का, और जब कंपनी बन गई तब भी बिजनेस यही रहा। तो कोर्ट का यही कहना है कि देखो, हो सकता है कि जो बिजनेस पहले था, जो इस केस में है भी, और जो कंपनी बनने के बाद बिजनेस है वो एग्जैक्टली सेम है, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। और ये भी सही है कि जो लोग पहले बिजनेस से जुड़े हुए थे, जब सैलमन अपना नॉर्मल एक छोटे लेवल बिजनेस करता था, वही इस कंपनी में भी अलग अलग तौर पे इन्वॉल्व है, शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सब कुछ है। पर लिखा है द सेम पर्सन आर मैनेजर्स एंड द सेम हैंड्स रिसीव प्रॉफिट, सब कुछ सेम है। द कंपनी इज नॉट इन लॉ देयर एजेंट और ट्रस्टी, द स्टैच्यू मतलब लॉ enacts nothing as to the extent or degree of interest which may be held by each of the seven, or as to the proportion of interest or influence possessed by one or majority of the shareholders over others। तो उसका ये कहना था जब कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, क्योंकि ये कोर्ट की थोड़ी लैंग्वेज है तो इसको मैं आपके सामने इंटरप्रेट करके बताता हूँ। उनका ये कहना था कि देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब कुछ सेम है, मतलब बिजनेस भी वही था, टाइप भी वही था, काम भी वही था, लोग भी वही थे, बट जिस दिन ये कंपनी बनी, जिस दिन ये कंपनी बनी उस दिन इस कंपनी की अलग से आइडेंटिटी बन गई। अब जब अलग से आइडेंटिटी बन गई तो कौन क्या था इस कंपनी के बनने से पहले, इस बात का मतलब नहीं है। जो डीलिंग हुई है या बेसिकली ट्रांजैक्शन करी है वो सारी की सारी सैलमन के साथ किसी ने नहीं करी है, कंपनी के साथ करी है। और भले सैलमन कितना भी डायरेक्टली इन्वॉल्व कंपनी में क्यों ना हो, बट वो अलग माना जाएगा और कंपनी जो है वो अलग मानी जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, पूरी बात सुनने के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो ये कि भाई सैलमन अलग है, कंपनी अलग है। इसी को हम यहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कहते हैं, इसी को हम सेपरेट आइडेंटिटी कहते हैं कि कंपनी की अपनी पहचान है, जो आपने पैसा कंपनी को दिया है कंपनी से ही आप वसूल कर सकते हैं, कोई और कंपनी के बिहाफ पे पैसा नहीं देगा, है ना। डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनका इस बात से कोई मतलब नहीं, आप भले वो इन्वॉल्व कैसे भी हो, मेरी बात समझ रहे हो, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही चीज जो है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे वाइडर स्केल में समझाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये तो मान ही रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका है, बट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ जल्दी से 2-4 मिनट में, जिससे कि और क्लैरिटी हो जाए। आप चाहो तो आप भी ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं है, अगर आपने समझ लिया इट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप देखिए, सो सबसे पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जो सैलमन है, उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया। ठीक है, ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सैलमन ने अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया, और काफ़ी समय तक वो अपना बिजनेस इंडिविजुअली चलाते रहे, अपने आप ही चलाते रहे, और बिजनेस वाज गुड, सो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। बट सैलमन की जो फैमिली थी वो कुछ इस तरीके से थी कि वाइफ, देन ऑब्वियसली डॉटर एंड देन सन्स। सो ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से है, वाइफ, डॉटर एक और सन जो है वो चार।
अब जब ये बिजनेस आगे बढ़ने लगा तो कहानियां जो है वो यही कहते हैं कि सन ने बोला, जो लड़के थे उन्होंने कहा कि हमें भी बिजनेस में हिस्सा चाहिए, हमें भी आप बिजनेस में इन्वॉल्व करो। सैलमन ने कहा ठीक है भाई, मैं इसमें इंडिविजुअल में तो ये नहीं हो सकता, तो मैं एक कंपनी बना लेता हूँ। तो सैलमन ने एक कंपनी बना ली और उस कंपनी का नाम अपनी ही एक तरीके से नाम पे एंड कंपनी लिमिटेड करके चल पड़ा, बना लिया बिजनेस। अब ये बिजनेस चलने लगा और ये बिजनेस जो था वो एग्जैक्टली यही काम करता था जो सैलमन कर रहा था, यानी शूज का बिजनेस के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये होने लगा। अब उस थॉट प्रोसेस के बारे में बात करते हुए ये कहा जा रहा है समझाने के लिए कि देखिए जब ये सब होने लगा तो बिजनेस जब आगे बढ़ा तो कुछ ऐसा समय आया जहाँ पे कुछ इकोनॉमिक स्लो डाउन था और बहुत सारी दिक्कतें आई, तो बिजनेस जो था थोड़ा मुश्किल में जाने लगा, जो बिजनेस की लायबिलिटीज है वो बढ़ने लगी। तो सैलमन ने बोला एक काम मैं करता हूँ, सैलमन ने कहा कि मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ इस कंपनी के अंदर। सैलमन ने 10,000 डॉलर्स जो थे या जो करेंसी की बात करी जा रही है वो इन्वेस्ट करे और कंपनी ने इसके बदले सैलमन को डिबेंचर्स दे दिए। तो सैलमन ने 10,000, जो ये सैलमन है उसने 10,000 इन्वेस्ट किया और कंपनी ने सैलमन को इसके बदले डिबेंचर्स इशू कर दिए। पर इस 10,000 से अकेले काम नहीं चल रहा था, तो और लोगों से भी जो कंपनी है उन्होंने लोन वगैरह लिया। बट जो और लोगों से लोन लिया वो अनसिक्योर्ड था। अब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में फर्क यही है कि अगर कुछ भी हुआ कल और कंपनी पैसे नहीं दे पाई तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या करेंगे, अपने जो एसेट्स हैं, बेसिकली जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास एसेट्स है कंपनी का, उसको बेच के पैसा रिकवर कर लेंगे, बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर पाएंगे। हुआ ऐसे ही, पैसे इन्वेस्ट भी कर दिए उसके बाद भी कंपनी रिवाइव नहीं हो पाई। अब कंपनी को बंद करने की जब नौबत आई तो देखा गया कि कंपनी के पास कुछ, अप्रॉक्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, 6,000 रुपए के एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटी है वो कुछ 18,000 की है अप्रॉक्स। और इस 18,000 में 10,000 के जो सैलमन के पास डिबेंचर्स है वो है और 8,000 रुपए के ऑलमोस्ट वो है जो अनसिक्योर्ड लोन है। तो जब ये मैटर पहुंचा कोर्ट में तो कोर्ट को बताया गया कि सर कंपनी के पास तो सिर्फ इतने ही एसेट्स हैं 6,000 के और जिसको पैसे दे रहे हैं वो इतने 18,000 है। तो इनका ये कहना था 8,000 वाले लोगों का कि सर सैलमन तो एक तरीके से हर तरफ से कंपनी में जुड़ा रहा है, सैलमन की ही एक तरीके से कंपनी थी, ये जो कंपनी है इसमें सैलमन भी डायरेक्टर था, सैलमन की फैमिली इसमें शेयर होल्डर वगैरह भी थी। तो सैलमन तो इससे कनेक्ट रहा और जो भी ये सब कुछ हुआ है, कंपनी की हालत जो आज खराब हुई है सैलमन की वजह से ही हुई है। तो सैलमन को कुछ नहीं मिलना चाहिए, पैसा सारा जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते हैं हमें मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने समझाया, जो मैंने भी आपको बताया कि भाई देखो कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, कंपनी अलग है, सैलमन अलग है, भले वो दिख रहे हो कि एक साथ काम कर रहे हैं बट दे आर डिफरेंट पर्संस ऑल टुगेदर। सो इन दैट थॉट प्रोसेस ये जो बात है वो यहाँ पे कही गई है और उसके बारे में जो चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं कि कंपनी अलग है, सैलमन अलग है, इसलिए जो पैसा कंपनी के पास है उसके तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सैलमन का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो ये 6,000 डॉलर है सबसे पहले सैलमन को दिए जाएंगे क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है और कुछ उसके बाद क्योंकि बचता ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से केस जो है वो चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हर तरफ से समझा दिया, इससे की क्लैरिटी आए। एक नया केस है दैट इज कॉल्ड एज ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। यहाँ पे ली के बारे में बताते हुए आपको पता है एयर फार्मिंग क्या होता है? एयर फार्मिंग क्या, न्यूजीलैंड का केस है बेसिकली, जैसे बताया जाता है एनजेड कहते हैं शॉर्ट में उसको। अब होता क्या है कि देखिए एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें ये कहते हैं जैसे इंडिया में तो इज एन एग्रीकल्चर लैंड, बहुत सारे फार्मर्स हैं यहाँ पे और वैसे बाहर की कंट्रीज में भी है, बट बहुत बार सबसे बड़ा फैक्टर जो हमें डिफरेंशिएट करता है बाहर की कंट्रीज से वो है पॉपुलेशन। मतलब आपको पता है ये चीज कि अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इज लाइक बहुत आसपास है, 2 आवर्स फ्लाइट, 2 घंटे की फ्लाइट ऑलमोस्ट है, आप पहुंच जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड। और मैं गया हूँ ऑस्ट्रेलिया बिकॉज एज आई सेड, पहले मैंने आपको शायद बताया था आई वर्कड with an Australian company, so I've been to Sydney, to Melbourne, to Brisbane, बहुत सारी जगह है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सुना होगा शायद आपने नाम, सिडनी का तो सुना ही होगा। तो I've been there, तो उस थॉट प्रोसेस के बारे में बात करी जा रही है। तो मतलब मैं आपसे आपको समझाना ये चाह रहा था कि जो बाहर की कंट्रीज है ना वहाँ भी एग्रीकल्चर होता है, बट जो फार्म्स होते हैं उनके, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। मतलब उसमें आप एक से दूसरे कोने पे पहुंच नहीं सकते पैदल चल के, अगर सुबह चलोगे तो शाम को पहुंचोगे, इतना समय लगता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं। तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि जो एक तरीके से हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं इनको हायर करते हैं और ये क्या करते हैं उस फार्म का चक्कर लगाते हैं, ऊपर से पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी दवाइयाँ होती हैं, आप जानते हैं कि नहीं, तो कीड़े लग जाते हैं जो फसल होती है, क्रॉप्स होती है, तो लोग करेंगे ये काम तो बहुत समय लगेगा।
खर्चा भी ज़्यादा आएगा क्योंकि वहाँ पे लोग उतने ज़्यादा नहीं है जितने इंडिया में हैं। इंडिया में तो क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं तो काम सस्ते में हो जाता है। वहाँ पे लोग, आपको पता होगा, बड़े से बड़े जो लोग होते हैं ना वहाँ पे बहुत पैसे वाले, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने कपड़े जो हैं वो बाहर से प्रेस कराएं या अपने घर में किसी काम वाले को रख लें, इवन ड्राइवर तक रख लें, इतना भी अफोर्ड, सोच लो, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ जो काफ़ी अच्छा कमाते हैं वहाँ पे, वो भी नहीं करते ये सब क्योंकि बहुत पैसा लगता है इसमें। तो उन्होंने कहा बेस्ट टेक्निक यही है कि हम प्लेन से सब चक्कर लगा लेंगे 4-5 और सब जो ऊपर से है वो डाल देंगे तो सब जगह हो जाएगा वो। तो ऐसे ही जो थे ली, एक बंदे थे जो ऑब्वियसली एक स्किल्ड पायलट थे जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, और उन्होंने एक तरीके से एक कंपनी बनाई। यहाँ पे भी वही बात है, उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई और अपनी कंपनी के अंदर वो ये काम करने लगे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो यही कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली उनकी जो प्लेन था, उनके पास जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया और उसमें उनकी RIP लिखा है, रेस्ट इन पीस, उनकी डेथ हो गई। जो वाइफ थी उनकी, मिसेस ली, वो कंपनी यानी ली एयर फार्मिंग के ऑफिस में पहुंच गई और कहते हैं कि भाई मुझे अपने हस्बैंड की डेथ का कंपनसेशन चाहिए। तो जो लोग थे कंपनी, जो बाकी लोग थे, वो कहते हैं कि भाई कंपनसेशन किस बात का, क्योंकि जो ली थे, जो हम नीचे पढ़ेंगे भी, वही एक तरीके से सब कुछ कर रहे थे कंपनी में, तो कंपनसेशन तो किसी बात का था ही नहीं क्योंकि ली, सारे के सारे शेयर ली के पास थे। अगर मान लो कंपनी में 10,000 शेयर थे तो 9,999, मतलब 99.99% जो शेयर होल्डिंग थी वो ली के पास थी। तो उसके बारे में यहाँ पे जो बात है वो कही गई है कि अब कैसे करें। तो जब ये वाइफ जो है वो कंपनी में पहुंची और कंपनी में इन्होंने केस फाइल किया कि भाई मेरे हस्बैंड की डेथ का कंपनसेशन, तो कंपनी ने मना कर दिया। कंपनी ने कह दिया कि ली और कंपनी में तो कोई फर्क ही नहीं है, ली तो कंपनी चला रहे थे तो अब कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, और वैसे भी जो ली थे वो डायरेक्टर थे, तो या तो डायरेक्टर उन्हें मान सकते हैं या एम्प्लॉय मान सकते हैं, वो दोनों तो हो नहीं सकते। तो फिर ये बात अगेन कोर्ट में गई, तो कोर्ट ने फिर से वही सैलमन वाली केस को रिपीट करके समझाया कि भाई देखो, ली एक अलग इंसान है, कंपनी एक अलग इंसान है, समझो सेपरेट पर्सनैलिटी है दोनों की। अगर कुछ ऐसा हुआ है, भले ली डायरेक्टर थे, भले ली शेयर होल्डर भी थे, और भले शेयर होल्डर में भी वो सबसे बड़े और एक लौते टाइप ऑफ शेयर होल्डर थे जिसके पास मेजोरिटी था, फिर भी कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी अलग है और वो अलग है। कंपनी बन जाने के बाद, समझे ये बात आप भी, कंपनी बन जाने के बाद जो एग्जिस्टेंस है, आइडेंटिटी है, रिलेशन है, वो अलग हो जाते हैं। वो एक दूसरे को पहचानते नहीं है, अलग हो जाते हैं। भले सेम बंदा जो काम कर रहा था वही कंपनी में डायरेक्टर भी है, बट कंपनी की खुद की पहचान है जिसकी वजह से चीजें बदल जाती हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। So again, this case a company was formed for the purpose of aerial top, aerial top dressing, मतलब वही कि भाई हवा के जरिए अलग अलग फर्टिलाइजर्स वगैरह जो दवाइयाँ हैं वो खेतों में स्प्रेड करना। Lee, a qualified pilot, had all but one of the shares in the company. He voted himself as a managing director and got himself appointed by the articles as chief pilot at a salary. He was killed in the air crash while working for the company. His widow, मतलब जो उनकी wife थी, claimed compensation for the death of her husband in the course of his employment. The company opposed the claim on the ground that Lee was not a worker, as the same person could not be the employer and the employee. तो ली की तो कंपनी थी ना, ली डायरेक्टर भी थे, ली के पास एक शेयर को छोड़ के सारे शेयर भी थे। जब उनकी वाइफ ने दावा किया तो कहा गया कि भाई कोई पैसा दिया ही नहीं जाएगा क्योंकि ली जो थे वो एक तरीके से वर्कर नहीं थे, वो तो कंपनी के डायरेक्टर लेवल के बंदे थे। तो फिर कैसे, किस बात का कंपनसेशन, क्योंकि इंडिया में भी आप पढ़ते हैं वर्कमैन कंपनसेशन है, डायरेक्टर कंपनसेशन करके कोई एक्ट नहीं है। तो जो कोर्ट था वहां का, प्रिवरी काउंसिल, उसने कहा दैट ली वाज अ सेपरेट, जो मैं आपको समझा रहा हूं, पर्सन फ्रॉम द कंपनी ही फॉर्म एंड हिज विडो वाज एंटाइटल्ड टू गेट द कंपनसेशन। तो वही बात जो सैलमन के केस में थी वही बात यहाँ पे भी हुई। दोनों के फैक्ट्स थोड़े से अलग थे, वो शूज का बिजनेस था, यहाँ पे कुछ और बात हो रही है। बट जो जो कंफर्मेशन है जो हमें चाहिए इस पूरे केस से, दोनों केस में वो सिमिलर है कि कंपनी अलग है और जो इंडिविजुअल कंपनी चला रहे हैं वो अलग है, और लायबिलिटी जो है वो कंपनी की बनेगी ही बनेगी, इसमें कोई पर्सनल रिलेशन किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पर्सनालिटी है। आगे बात करते हैं, तीसरा जो केस है हमारे सामने, दैट इज न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर वाले केस तो मैंने इसलिए कुछ खास नहीं बोला उसके बारे में बिकॉज वो इंडिया के बाहर के हैं, तो हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या कन्वेंशन चलता है। बट यहाँ पे आप देखें लिखा है AIR। AIR मतलब क्या, ऑल इंडिया रेडियो नहीं, ऑल इंडिया रिपोर्ट लिख लो, ऑल इंडिया रिपोर्ट, ठीक है।
1994 ईयर है जिस साल में केस डिसाइड हुआ। हुआ कौन सी जगह पे? दिल्ली में। 126 मतलब ये पेज नंबर है। अगर आप ये देखोगे कि भाई 1994 में दिल्ली में कौन कौन से केस डिसाइड हुए हैं, ऑल इंडिया रिपोर्ट में बेसिकली वो केस पब्लिश होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, एससी के होते हैं। बहुत बार एससी लिखा जाता है, बहुत बार एससीसी लिखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट केसेस। समझ रहे हो मेरी बात? एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एससीसी मतलब सुप्रीम कोर्ट केसेस, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ऑल इंडिया रिपोर्ट लिखें, एससी लिखें या एससीसी लिखें, तीनों का मतलब एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट का केस है। 1994 में हुआ, दिल्ली में हुआ, दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है। और आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं रादर ये सवाल, चलो अगर डिस्कस कर ही लें कि इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर सिर्फ एक ही है। और वो कहाँ पे है? वो कैपिटल ऑफ इंडिया है। जो कैपिटल ऑफ इंडिया वो दिल्ली है। दिल्ली से जो बच्चे क्लासेस देख रहे हैं वो ये जानते हैं कि दिल्ली में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको प्रगति मैदान कहते हैं। जो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली वो दिखता है, मेट्रो से दिखता है सुप्रीम कोर्ट। तो ऑब्वियसली दिल्ली में है। जबकि हाई कोर्ट के अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, तो हो सकता है आपकी स्टेट में भी हाई कोर्ट हो। बहुत सारी स्टेट्स में हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट बहुत जगह पे हो सकते हैं, बट सुप्रीम जिस चीज का नाम है सुप्रीम मतलब कुछ अलग है वो, तो वो एक ही जगह हो सकता है। तो 126 ये पेज नंबर है। तो अगर आप देखेंगे कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट में 126 पेज पे देखेंगे जहां पे जजमेंट दे रखी है, उसमें आपको ये केस का नाम लिखा मिल जाएगा। अब इस केस में हुआ क्या, पढ़ते हैं। लिखा है द एक्सपीरियंस ऑफ अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कैन बी रिगार्डेड एज एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। द टेंडर ऑफ द कंपनी न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड, जो नाम लिखा है ये मैं समझाऊंगा, न्यू हॉरिजॉन वर्सेस यूनियन इंडिया भी समझाऊंगा। The tender of the company New Horizon for publication of telephone directory was not accepted by the tender evaluation committee on the ground that the company had nothing on the record to show that it had technical experience required to be possessed to qualify the tender. On appeal, the rejection of tender was upheld by Delhi High Court. The judgment of Delhi High Court was reserved by Supreme Court, which observed as under. मतलब इस बात का पूरा ये है कि एक न्यू हॉरिजन करके कंपनी है। बताना चाहता हूँ आपको, जिसका नाम पहले लिखा है, जैसे ये जिसका नाम पहले लिखा है इसका मतलब इन्होंने केस फाइल किया है। जिसका नाम वी मतलब है वर्सेस, जिसके दोनों के बीच में एक केस चल रहा है जो केस फाइल कोर्ट में किया गया। तो न्यू हॉरिजन ने किया है केस, जिसका नाम सेकंड नंबर पे लिखा है यानी वर्सेस के बाद वी के बाद उस पे केस फाइल किया गया है। अब ये तो हमें समझ आया कि न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड है। अच्छा ये कौन सी कंपनी है लिमिटेड है? तो ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक? आप कहेंगे सर आपको, आप इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो, हमें पता चल चुका है कि जहां पे प्राइवेट या पीवीटी लिमिटेड लिखा होता है वही प्राइवेट कंपनी है, जहां पे लिमिटेड लिखा है सर वो पब्लिक कंपनी है। तो फिर ठीक है, पब्लिक कंपनी है। पर दूसरी तरफ लिखा है यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्या चीज है? कंपनी का तो चलो लिमिटेड है, प्राइवेट तो समझ आ गई अब हमें, बट यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है? तो देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, स्टेट एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आप जहाँ पे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब में हो तो पंजाब की अपनी गवर्नमेंट है। दिल्ली में हो तो दिल्ली तो खैर स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट है। पर एक स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है या यूनियन टेरिटरीज, और एक पूरी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेसिकली फैसले ज्यादा मजबूती से ले सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जनरली मानना पड़ता है। तो जब हम अपना केस सेंट्रल गवर्नमेंट पे फाइल करते हैं, केंद्रीय सरकार हिंदी में कहते हैं, उस पे अपना केस फाइल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में यहाँ पे बात जो है वो कही गई है, और उसी थॉट प्रोसेस के बारे में यहाँ पे कहा गया। आप ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट हो। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड है, इन्होंने टेंडर फाइल किया। कोई टेंडर समझते हैं क्या होता है? जब किसी को ना बल्क में सामान खरीदना होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल या बहुत बड़ा काम करना होता है, जैसे क्या है कि मुझे एक फ्लाईओवर बनवाना है। फ्लाईओवर समझ रहे हो? ब्रिज और फ्लाईओवर में फर्क है। मतलब कहने के लिए कहते हैं कि ब्रिज के नीचे पानी होना जरूरी है, फ्लाईओवर मतलब एक से दूसरा जो जाने का रास्ता है। जैसे आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो फ्लाईओवर बनवाना है। अब फ्लाईओवर बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, क्योंकि उसमें इतने भारी भारी ट्रक्स जाएंगे, लोग जाएंगे, तो गिरना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए जिससे कि जान का या किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो। तो हम क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, टेंडर निकालती है कि भाई ठीक है, हमें यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, मतलब जो भी डेस्टिनेशन है उसके बीच में फ्लाईओवर हमें बनवाना है। और सब लोग बताएं
कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी और कितने समय बन के तैयार होगा। तो जो लोग इस एरिया में के बारे में जानते हैं वो क्या करेंगे, अपनी कोटेशन सबमिट करेंगे कि मैं इस फ्लाईओवर को 5 करोड़ में बनाऊंगा, कोई कह सकता है मैं 10 करोड़ में बनाऊंगा, कोई कह सकता है मैं 3 करोड़ में बनाऊंगा, तो कोई ज्यादा भी कह सकता है और कोई कम भी कह सकता है, मतलब कोई लिमिट नहीं, अपना अपना सब बता देते हैं। फिर गवर्नमेंट जो उनको सही लगेगा कि भाई सस्ता मजबूत टिकाऊ जिसको हम कहते हैं, उस बेसिस पे वो फाइनलाइज कर लेगी। तो बड़े कामों के लिए बल्क होलसेल तरीके से चीज़ों के लिए टेंडर इशू किया जाता है। तो यहाँ पे एक टेंडर निकाला गया और सबको कहा गया कि भाई इस टेंडर को जो फिल करना चाहते हैं वो करें। तो एक कंपनी थी न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड, उन्होंने टेंडर भर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली उनका टेंडर जो था वो रिजेक्ट हो गया। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? तो रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि जब टेंडर निकाला था, जिस कंपनी ने टेंडर निकाला था उसने लिख दिया था कि इस टेंडर को वो ही भरे, इस टेंडर को वो ही फिल करे जिसके पास एक्सपीरियंस हो 5 साल का, वही इसको भरे, बाकी लोग ना भरे। तो न्यू हॉरिजॉन ने भर दिया टेंडर, बट बाद में पता चला जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो जब उनसे रीजन पूछा गया तो उन्होंने कहा न्यू हॉरिजॉन तो नई कंपनी है, अभी अभी बनी है, एक आध साल हुआ है, और हमें तो ऐसी कंपनी चाहिए जिसको एटलीस्ट कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, नहीं तो हमें वो कंपनी नहीं चाहिए जो इससे कम के एक्सपीरियंस की है। तो ये बात पे उन्होंने टेंडर रिजेक्ट कर दिया। अब न्यू हॉरिजॉन का ये कहना था कि भाई ठीक है, ये जो कंपनी है ये नई बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट जो इसके शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, सुना आपने जॉइंट वेंचर कुछ ऐसा होता है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा भी होगा हो सकता है, जब मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक समय के लिए, तो जॉइंट वेंचर कह सकते हैं। जैसे कि इंडिया में अब तो नहीं है, बट हीरो होंडा, अभी तो जॉइंट वेंचर खत्म हो गया, कोलगेट पामोलिव, ऐसे बहुत सारे, मारुति सुजुकी। तो अब ये बताया जा रहा है कि न्यू हॉरिजॉन जरूर एक नई कंपनी है, बट जो लोग इस कंपनी को एक तरीके से चला रहे हैं, जो ओनर्स हैं, विच इज द शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो जो लोग इस कंपनी को चला रहे हैं वो बहुत पुराने हैं, मतलब इस न्यू हॉरिजॉन के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों का पैसा लगा है, और वो जो बहुत सारे लोग हैं वो कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, तो कहने के लिए कंपनी नहीं बनाई है, बट जो इस कंपनी को चला रहे हैं वो बहुत पुराने लोग हैं, तो उनका एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए। तो ये बात जो थी वो समझाई गई, तो हाईकोर्ट ने मना कर दिया, हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ये रिजेक्ट ही होगा। फिर ये जैसे कि मैंने बताया कहाँ का केस है, सुप्रीम कोर्ट, तो ये सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट का ये मामला पहुंच गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, देखो नीचे पढ़ते हैं हम लोग कि वंस इट वाज हेल्ड दैट एनएचएल, जो ऊपर नाम भी लिखा है आपने देख भी लिया होगा, ये लिखा है न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड, ये रहा, वंस इट वाज हेल्ड दैट एनएचएल इज अ जॉइंट वेंचर as claimed by it in the tender, the experience of the various constituent, namely Thomson Press India Limited, Living Media India Limited, World Media Limited, as well as IIPL, Integrated Information Private Limited, had to be taken into consideration if tender evaluation committee had adopted the approach of prudent businessman। तो उनका यही कहना था कि भाई देखो, जो ये एच आप देख रहे हैं एनएचएल न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड, ये जो है किसका जॉइंट वेंचर है, ये बहुत सारी कंपनीज का, किस किस कंपनी का जॉइंट वेंचर है, टीपीआई, एलएमआई, वर्ल्ड मीडिया, आईआईपीएल का, इन सब ने मिलके इस कंपनी को बनाया है। तो कंपनी भले नहीं है तो क्या हुआ, उसको जो लोग चला रहे हैं वो तो पुराने हैं ना, और एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है, ये थोड़ा है कि कंपनी के नाम पे ही हो, अच्छा है कि कंपनी के नाम पे हो, बट जो लोग कंपनी को बना रहे हैं अगर वो बहुत पुराने हैं और उन्होंने अब साथ में मिलकर बिजनेस करने का सोचा है और इस तरीके से करना चाहते हैं, तो क्या गलत है इसके अंदर। उसी को समझाते हुए कहा, द कंपनीज इन द नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन ग्रुप एंड सिंगापुर बेस्ड कंपनी who are jointly undertaking this commercial enterprise wherein they will contribute to the assets and share the risk. In respect of such a joint venture company, the experience of the company can only be the experience of the constituents of the joint venture, that is the Indian group and the Singapore। देखो ये एक मैं समझाऊंगा जो भी मैंने पढ़ा, ये एक अलग बात है, मैंने किसी से चीज खरीदनी है, ठीक है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर मुझसे आप ले लीजिए, मुझसे ले लीजिए, ये चीज़ मुझसे खरीद लीजिए, ये मेरी मर्जी है कि मैं किससे खरीदता हूँ वो चीज़, है ना, इसमें कोई प्रेशराइजेशन नहीं हो सकता। तो अगर उस कंपनी को टेंडर नहीं एक्सेप्ट करना था जिसने निकाला था, जिसका नाम यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, तो ठीक है, वो मना कर सकते हैं कि आपका टेंडर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट जो उन्होंने रीजन दिया उस रीजन को लेके यहाँ पे चैलेंज कर दिया गया कि ये कंपनी नहीं है और इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो यही समझाया गया लास्ट पैराग्राफ में कि देखो भाई, कंपनी नहीं है ये सही है, बट एक्सपीरियंस से मतलब है ना, जिन लोगों ने इस कंपनी को बनाया है वो तो बहुत पुराने हैं, और फिर अभी कुछ देर पहले का कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी तो सिर्फ नाम की है,
चलाने वाला कंपनी अपने आप थोड़े चल सकती है, आर्टिफिशियल है, तो एक्सपीरियंस लोग तो चला ही रहे हैं, तो इनडायरेक्ट तो एक्सपीरियंस है ही है ना कंपनी के पास, भले डायरेक्टली ना हो, कंपनी के नाम पे ना हो, बट जिन लोगों ने मिलके बनाई है उनको तो बहुत एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस माना जाएगा। आप रिजेक्ट कर दीजिए, मत मत दीजिए इस कंपनी को टेंडर, जो ये एचपीएल वाली जो कंपनी है जिसका नाम यहाँ पे हमने एनएचएल दिया है, मत दीजिए इसको टेंडर, कोई बात नहीं है, ये न्यू हॉरिजॉन। बट जो गलत रीजन है वो मत दीजिए कि इसको एक्सपीरियंस नहीं है, भले कंपनी के नाम पे एक्सपीरियंस ना हो, बट जिन लोगों ने कंपनी बनाई है उनको बहुत एक्सपीरियंस है, ये इस केस में कहा। आगे बात करते हैं। देखिए मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं डिटेल कवरेज दूंगा, अब आपको लग भी रहा होगा कि सर डिटेल सच में है, मतलब आप तो एक एक केस लॉ, एक एक लाइन, एक एक वर्ड बता रहे हो, और मैं आपको ये एश्योरेंस करता हूँ कि ये पहले चैप्टर की तरफ नहीं है। जितने भी आप चैप्टर्स देखेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव में, अभी मैं कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय के बाद दूसरे भी सब्जेक्ट शुरू करूंगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि फाइनल के अमेंडमेंट्स करा रहा हूँ, मुझे अपनी क्लासेस 100% अपडेटेड रखनी है। आज आप ये देख रहे हैं, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब आईसीएसआई कुछ अमेंडमेंट निकालेगा तो मैं ये भी अपडेट कराऊंगा। तो मैं सारे सब्जेक्ट्स करने वाला हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव के भी, बट अभी इसके बारे में सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली का पार्ट है, तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पब्लिकली नहीं बोला मैंने ये बात। और करूंगा ऐसे ही वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज के साथ, हर चीज की डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बहुत फर्क है सर आपकी क्लासेस के अंदर, प्रोफेशनल तरीके से आप पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब यहाँ पे आप एक इमेज देखेंगे और यहाँ पे कुछ बंदे रिलैक्स कर रहे हैं, और ये एक तरीके से कोई बंदा है बीच में जो रोबोट तरीके से लग रहा है, और ये लैपटॉप है और बैठ के कुछ कर रहा है। तो कंपनी इज एन आर्ट कर रहा है या कर रही हो, एज इसमें भी आर्टिफिशियल पर्सन है। ये तो हम अभी तक समझ चुके हैं कि कंपनी दिखती नहीं है हमें, चलते फिरते घूमते उठते बैठते, बट कंपनी सारे काम कर सकती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज कंसिडर्ड लीगल पर्सन हु कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये बात कर चुके हैं, वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लोगों पे केस फाइल कर सकती है, लोग भी उस पे केस फाइल कर सकते हैं। अब जब ये बात हो रही है तो आइए एक और केस लॉ देखते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। अब मुझे आप बताइए ये सब क्या है, मैंने आपको ऊपर समझाया। 2001 क्या है, ईयर है जिसमें केस डिसाइड हुआ। 42 क्या है, 42 वो बुक नंबर है। अब क्या होगा, जैसे आप देखिए कि आपकी भी बहुत बार ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, आपने पढ़े होंगे, जैसे प्रोफेशनल में तो बहुत हैं जिनके दो मॉड्यूल्स हैं, जैसे मतलब एक मॉड्यूल 1 और एक मॉड्यूल 2। अब केस का तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया के केसेस आते हैं और बहुत सारे आते हैं, तो एक बुक बनाना तो इम्पॉसिबल है। तो जब लगने लगता है कि यार एक बुक का कंटेंट हो गया, वहां की एक एक बुक में 5 ऐसे ऐसे 1000 2000 2500 पेजेस होते हैं, अब इससे ज्यादा कितने पेजेस करें, बुक नहीं, फिर तो बुक रहेगी नहीं ना, वो फिर वो इधर उधर पेजेस उसके जाने लगेंगे। तो अगर ऐसे लगने लगता है कि भाई एक और बुक बनानी चाहिए क्योंकि केस लॉ बहुत ज्यादा हो गए लिखने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट डिटेल लिखता है केस की और पब्लिक में इशू करता है, तो इस तरीके से हम अलग अलग बुक्स बनाते हैं। तो ये हमने 42 बुक बनाई थी 2001 केस एक के अंदर। और 42 आपको नंबर कोई ज्यादा ना लगे, मतलब ये 42 लिखा है, मैं आपको गारंटी करता हूँ 500 बुक्स बनती हैं एक साल में सुप्रीम कोर्ट के केसेस की। क्योंकि केसेस की जो यहाँ पे आपको जो दिखाया जा रहा है ना कि एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ, फाइनल में एक सब्जेक्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, आपको पता है वहां पे कितने केस लॉ है, यहाँ पे तो बहुत कम है, वहां पे पता है आपको कितने, 350 केस लॉ है, और एक एक केस लॉ, एक एक, यहाँ तो थ्योरी भी है सब कुछ है, एक एक केस लॉ वहां पे 3-3 4-4 पेज का है एक केस लॉ, सिर्फ एक, और 350 है, आइडिया लगा लो। तो ऐसे अलग अलग बुक्स बनती है, अलग अलग वॉल्यूम्स बनती है, तो 42 वॉल्यूम है। सीएलए का मतलब जो है वो कंपनी लॉ से रिलेटेड है। सीएलए मतलब जो है वो कंपनी लॉ है, मतलब कंपनी लॉ का ये केस है। 296 वो पेज नंबर है, और जिसने डिसाइड किया वो है सुप्रीम कोर्ट। ये इस तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन होती है, पता नहीं अभी तक आपको पता था या नहीं, बट अब जरूर पता चल गया होगा। ये तो आप समझ ही गए कि यूनियन बैंक तो एक बैंक है, वर्सेस मतलब यूनियन बैंक ने केस फाइल किया किस पे, खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शंस पे। आइए देखते हैं इस केस में क्या हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए इस केस के बारे में बात करते हुए हम ये कह सकते हैं जब नीचे बढ़ेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है जिससे पूरा जो केस है वो एक अलग मीनिंग ले लेता है। दैट इज कॉल्ड एज इंडिजेंट या पुअर। बहुत बार इसको पॉपर भी कहा गया है। इन द सेंस हुआ क्या यहाँ पे कि बताया जा रहा है कि एक कंपनी है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और वो एक केस फाइल करना चाहती है, पर उसको जैसा कि आप जानते हैं शायद आपको पता भी होगा कि जब हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो सिर्फ वकील की फीस नहीं होती है जो हमें देने पड़ती है, कोर्ट की भी अपनी एक फीस होती है, और वो वेरी करती है कोर्ट टू कोर्ट, है ना।
तो वो हमें जब डिपॉजिट करानी पड़ती है उसके बाद ही कोर्ट जो है वो हमारी केस की सुनवाई करता है। पर इंडिया का जो लॉ है उसके बारे में भी आप अवेयर हैं कि यहाँ पे एक कंसेप्ट चलता है जो कि बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड वो मिसयूज ना हो, विच इज जस्टिस फॉर ऑल, यानी न्याय जो है वो सबको मिलना चाहिए। अब उसी थॉट प्रोसेस के बारे में बात करते हुए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं और उसमें ये कहा गया है कि जब कभी भी आप ऐसी कोई बात करेंगे, यानी जब कभी भी ऐसी बात होगी कि हमें लोगों को, जो पुअर लोग हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है और उन्हें अपना केस रखना है कोर्ट में, बट दे डोंट हैव मनी, तो उनको गवर्नमेंट हेल्प करेगी और सपोर्ट करेगी और फीस जो है वो कोर्ट की उनको पे नहीं करनी पड़ेगी। बिकॉज आप खुद सोचो, जो सर्वाइवल के लिए अपने खुद फाइट कर रहा है वो कहाँ से कुछ पे करेगा किसी भी चीज़ के लिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक सीपीसी आप पढ़ेंगे आगे, एक लॉ है जैसे कि कंपनीज एक्ट है वैसे सीपीसी है, विच इज कॉल्ड एज सिविल प्रोसीजर कोड। तो यहाँ पे एक सीपीसी का अलग से एक ऑर्डर और रूल दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो नहीं पैसे दे सकते, जो अनेबल हैं पैसे देने में, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, बट उनकी बात जरूर कोर्ट तक पहुंचाई जाएगी। इसी चीज को, इसी ऑर्डर और रूल को कंपनी ने कोर्ट किया, पब्लिक कंपनी ने, और कंपनी ने कहा हमें केस फाइल करना है बट हमारे पास पैसे नहीं है। तो दूसरी तरफ से जो दूसरी पार्टी वो ये कहती है कंपनी का केस जो है वो इस ऑर्डर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो प्रोविजन बनाया गया है ये तो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए बनाया गया है, इसमें आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनी, क्योंकि आप जानते हैं कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो उनके लिए ये नहीं है, तो उनको इस प्रोविजन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। तो उसी के बारे में बात करते हुए समझाया गया और कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन के तौर पर बताया, अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि जरूर ये कहा गया है कि पर्सन का वर्ड वहां पे यूज किया गया, बट कोर्ट ने कहा उस पर्सन की डेफिनेशन को थोड़ा वाइडर तरीके से, थोड़ा ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और उसमें सिर्फ हम नेचुरल यानी मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को ही नहीं, कंपनी यानी आर्टिफिशियल लोगों को भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि पर्सन की डेफिनेशन में कौन आ रहा है या कौन नहीं, ऑब्जेक्टिव ये है कि न्याय देना और जस्टिस देना। और फिर वही बात है कि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है बट जो कंपनी को चला रहे हैं वो तो नेचुरली है ना। तो उन्होंने यही कहा कि भले वहां पे पर्सन का वर्ड यूज किया गया और पर्सन का मतलब दोनों ही तरीके से निकाला जा सकता है, नेचुरल पर्सन मेरे और आप जैसे या फिर आर्टिफिशियल, पर कोर्ट ने कहा हम इसको वाइडर तौर पे इंटरप्रेट करेंगे, हम इसके अंदर नेचुरल पर्सन को भी इंक्लूड करेंगे और कंपनी को भी इंक्लूड करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सो दिस इज अ केस लॉ of Union Bank of India versus Khadar International Construction. लिखा है in this case the question which arose before the court, जो कोर्ट के सामने आया, was whether a company is entitled to sue as poor person under section under order 33 rule 1 of CPC. They afford state, मतलब जो ऊपर मेंशन किया गया है, order permit person to file the suits under the code as proper, मतलब वो जिसके पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं है, हालत बहुत खराब है, if they are unable to bear the cost of litigation। तो उन्होंने कहा कि वो लोगों को कोर्ट की फीस देने की जरूरत नहीं है जिनके पास पोजीशन बहुत खराब है, जिनकी माली हालत which is in relation to money बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, बट उन्हें न्याय जो है, जस्टिस जो है वो दिया जाएगा। तो उसी के बारे में समझाते हुए कहा गया the appellant in this case had objected to the contention, पढ़ लेता हूँ समझाऊंगा, of the company which has sought permission to sue as an indigent person. The point of contention was that the appellant being a public limited company, it was not a person within the purview of Order 33 Rule 1 of the Code, and the person referred to only a natural person and not to the other juristic person. The Supreme Court held that the word person mentioned in Order 33 Rule 1 include any company or association or body of individuals whether incorporated or not। तो क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने? अब सुप्रीम कोर्ट की बात तो आज तक कोई ऐसा कोर्ट बना नहीं है, कोई नहीं बना जो उसकी बात को मना कर सके, वो कोर्ट का कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है। आप सुनते हैं जैसे बैंक्स के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि आरबीआई को बैंकर ऑफ बैंक है या लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स ऑफ कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, नाम सुप्रीम है, सबसे बड़ा कोर्ट है। तो उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड पर्सन जो मेंशन किया गया है इन सीपीसी इंक्लूड एनी कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो साफ साफ कह दिया कि ये अगर किसी का मानना है कि भाई उन्हीं इंसानों को इस ऑर्डर के अंदर जो ऊपर सीपीसी का हमने ऑर्डर पढ़ा और ऑर्डर और रूल मदद करी जाएगी जो नेचुरल है, तो ये इंटरप्रिटेशन गलत है, बिकॉज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों ही तरीके के पर्सन का मतलब अगर
लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट की इंटेंशन होती तो वो साफ साफ जब पर्सन लिख सकता था तो नेचुरल भी लिख सकता था। तो हम पर्सन के मतलब को दोनों को ही इंक्लूड करेंगे, उनको भी इंक्लूड करेंगे जो मेरे और आप जैसे नेचुरल है, उनको भी इंक्लूड करेंगे जो कंपनी है, जिनके पास भी पैसा नहीं है, न्याय चाहते हैं, कोर्ट में आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, सो मेयरली पैसे ना होने पे उन्हें रोका नहीं जाएगा, वो अपनी बात रख सकते हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज जस्टिस फॉर ऑल, सबको न्याय मिलना चाहिए और पैसे एक फैक्टर नहीं बनना चाहिए जिसकी वजह से हमें न्याय नहीं मिला। The court observed that the word person had to be given its meaning in the context in which it is used. Being a benevolent provision, it was to be given the extended मतलब deep, बड़ा meaning, wider meaning, और इसलिए कहा गया कंपनी भी इस प्रोविजन का फायदा उठा सकती है। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कंपनी भी इस प्रोविजन को यूज करके डेफिनेटली आगे बढ़ सकती है और जैसे कि मैंने आपसे कहा इस केस को फाइल कर सकती है भले उसके पास पैसे ना भी हो। आगे बात करते हैं, लिखा है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। अब कंपनी सिटीजन नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि कंपनी का आर्टिफिशियल इंसान है, बट कहते हैं सिटीजन नहीं है, तो हम भी यही कहते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब इंसान है और वो आर्टिफिशियल है बट सिटीजन नहीं है। अब जैसे आप सिटीजन है, मैं सिटीजन हूँ, पासपोर्ट मैंने यहाँ पे रखा है, कंपनी का पासपोर्ट देखा है क्या कभी आपने? मैं पैन नंबर वगैरह की बात नहीं कर रहा बिकॉज वो तो इनकम टैक्स के लिए चाहिए। कंपनी का वोटर आईडी देखा है क्या आपने? तो किसका बनता है वोटर आईडी? पासपोर्ट जो आप और मेरे जैसे नेचुरल इंसान हैं, और वोटर आईडी ऑब्वियसली तभी बनेगा जब आप इंटाइटल टू वोट है, यानी आप वोट कर सकते हैं, इस देश के नागरिक हैं, वोट करने का राइट 18 साल के बाद सबको मिल जाता है। तो उस तौर पे कंपनी क्योंकि मेरे और आप जैसे फंक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। लिखा गया है द कंपनी दो अ लीगल पर्सन इज नॉट अ सिटीजन अंडर सिटीजनशिप एक्ट और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ। यहाँ पे सीटीओ जो है वो कमिश्नर है टैक्सेशन, सीटीओ मतलब कमिश्नर टैक्सेशन। ऑल इंडिया रिपोर्ट 1963 ईयर है, सुप्रीम कोर्ट है 1811 पेज नंबर पे बात लिखी गई है। The Supreme Court held that the state trading corporation, though a legal person, was not a citizen and can एक्ट ओनली थ्रू नेचुरल पर्सन। आप जानते ही हैं कि ये बात हम कितनी बार कर चुके हैं। देखिए बहुत सारा इसके अंदर ऐसा भी बहुत बार होता है जनरली कि कंटेंट रिपीटेटिव होता है, बट मैं मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको समझ में आए इसलिए आपके सामने लिख दिया। चाहता मैं ये नहीं लिखता, ये जो 4 लाइनें आप देख रहे हैं ये चाहता तो मैं ना लिखता, क्योंकि ये तो मैं समझा ही चुका हूँ कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल इंसान है, तो सिटीजन तो उन्हीं को कहते हैं जो कंपनी के एक तरीके से राइट्स होल्ड करते हैं, चाहे वोटिंग का है चाहे पासपोर्ट वगैरह का है। कंपनी का ना वोटर आईडी बन सकता है ना पासपोर्ट बन सकता है, तो सिटीजन तो वो है ही नहीं। तो ये बात ऐसे भी समझा सकता था, बट ये फिर मुझे लगा केस लॉ के तौर पे जब बात डिस्कस हुई है तो आपके सामने रखी जाए। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो भी कंपनीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, अपना उनका नाम है, अपनी आइडेंटिटी है, बट किसी भी तरीके से वो अपने ऊपर या अपने तौर पे डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या करना है क्या नहीं। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कंपनी के बिहाफ पे नेचुरल पर्संस ही लेंगे। बस थोड़ा सा और देखेंगे, लिखा है कंपनी हैज नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस। तो एक बार हम ये बात कर लेते हैं और लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो बात है वो नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं कंपनी हैज नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस। नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस हम देखिए, जैसे अगर कोई कंपनी इंडिया में बनी है तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? यही कहेंगे कि इंडियन कंपनी है। कोई कंपनी बाहर बनी है, बाहर मतलब किसी भी कंट्री में बनी हो, हमारे लिए बीइंग एन इंडियन पर्सन, मेरे लिए जब मैं उसको बोलूंगा पढ़ूंगा तो मैं यही कहूंगा कि वो फॉरेन कंपनी है। अब अगर कोई डिटेल पूछेगा कि फॉरेन मतलब कौन सी कंट्री की है तो मैं बताऊंगा, बट मैं जनरली यही कहूंगा कि फॉरेन कंपनी है। तो कंपनी की नेशनैलिटी उस पर्सपेक्टिव से डिसाइड हो गई कि जहां पे कंपनी का बर्थ हुआ है। यहाँ पे बर्थ का मतलब क्या है कि जहां पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जहां पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, जहां पे कंपनी बनाई गई है। अगर कोई कंपनी इंडिया के एक्ट के बेसिस पे बनी है, कंपनीज एक्ट 2013, तो हम कहेंगे ये इंडियन कंपनी है। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बाहर के एक्ट्स के बेसिस पे बनी है तो ऑब्वियसली फॉरेन कंपनी है। तो एक तौर पे यहाँ पे समझाया गया केस के थ्रू जो इंडिया के बाहर का है। लिखा गया है कि held that a limited company is liable of having a domicile and its domicile is a domicile मतलब जहाँ की वो कंपनी रहने वाली है। डोमिसाइल प्लेस ऑफ बर्थ मतलब होता है डोमिसाइल इज अ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड दैट डोमिसाइल क्लिंचेस थ्रू इट्स एग्जिस्टेंस। क्लिंचेस मतलब जिस दिन कंपनी बनी है ऑब्वियसली उसका रजिस्ट्रेशन तो पहले होता है, तब कंपनी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए जाते हैं। मैंने शायद प्रीवियस क्लास में आपसे कहा भी था। इंडिया के तौर पे बात करें तो इन इंडिया वी हैव द अथॉरिटी कॉल्ड एज आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज।
यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए जाते हैं, उसके बाद कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। तो अगर कंपनी के तौर पे इंडिया आपने सेलेक्ट किया और इंडिया के तौर पे जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज हैं वो आपने फुलफिल करी, उसके बाद कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, तो आप यही कहेंगे कि ये इंडियन कंपनी है। एक और केस लॉ, इंतुलिका वर्सेस पैरी एंड कंपनी, ये केस लॉ के अंदर यही बात समझाई गई है जो ऊपर हमने कहा। A joint stock company reside where its place of incorporation is, where the meeting of the whole company or those who represent it are held, or where its governing body meets in bodily present, मतलब जहाँ पे natural लोग मिलेंगे कंपनी के behalf पे, for the purpose of the company and exercise a power conferred upon it by statutes and by articles of association। तो ऊपर वाला बड़ा सिंपल तरीके से समझा दिया कि जहाँ पे कंपनी का बर्थ हुआ है, जहाँ पे कंपनी का डोमिसाइल है, वहाँ का उसका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा और वहाँ से उसकी आइडेंटिटी जोड़ी जाएगी। एक और केस लॉ, बिकॉज केस लॉ की कमी होनी नहीं चाहिए, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में ना, तो इसलिए मैं हर तरीके से हर पर्सपेक्टिव कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप घबराए ना, जो केस लॉ है आपका फेवरेट बन जाए कि हाँ भाई आ जा केस लॉ, आज देखता हूँ कि जो भी पूछना है पूछ, आंसर मैं कर सकूंगा क्योंकि सर ने सारे पढ़ाए हैं मुझे। तो इस केस के अंदर और कुछ नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ यही लिखा है, सबसे बड़ी बात सबसे पहले लिख दी गई इंपॉर्टेंट बात कि भाई कंपनी का एक तरीके से पता जाना जाएगा इस बेसिस पे कि वो कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है। अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है तो ऑब्वियसली वो इंडियन कंपनी है। हम ये तो नहीं कहते कि इंडिया में जो रजिस्टर्ड हुई है दिल्ली की कंपनी है, बॉम्बे की है या कहीं और की, हम तो यही कहते हैं कि ये इंडियन कंपनी है। हाँ, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कहाँ पे चिट्ठी भेज सकते हैं, कहाँ पे कंपनी का कारोबार चलता है, वो एक अलग बात है, बट है तो वो इंडियन ही कंपनी, चाहे काम इंडिया के किसी भी राज्य में करे, किसी भी स्टेट में करे, किसी भी यूनियन टेरिटरी में करे, है तो इंडियन कंपनी ही। तो उन्होंने कह दिया कि इस बात से भी आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी कहाँ की है, जहाँ पे उसकी मीटिंग होती हो, जहाँ पे जो उसके लोग हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, गवर्निंग बॉडी मतलब जो डिसीजन वगैरह लेते हैं वो मिलते हो और डिसाइड करते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर कोई भी ऐसी जगह जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हो, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी है, इंडियन लॉ कंपनीज एक्ट के तौर पे बनाई गई है। तो इन सब बातों से पता चल सकता है, बट इन शॉर्ट इन सिंपल, अगर कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है तो नॉर्मल सी बात है वो इंडियन कंपनी है, उसका डोमिसाइल इंडिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक और पार्ट विच इज अ पार्ट नंबर 3 जो है, छोटे छोटे पार्ट्स जल्दी जल्दी कंटेंट कवर हो जिससे समझ में आए और ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन के तौर पे आप चीजें लिख भी सकें। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसके अंदर हमने केस लॉ वगैरह पे डिस्कस किया और भी काफी सारी बातें डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट टू फॉर CS एग्जीक्यूटिव and CS professional all subjects, Shantanu Mandari classes. Thank you.